नमस्कार। आज हम जिस जानकारी को खंगाल रहे हैं वो हमें ले जाएगी दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले और शायद सबसे ज्यादा सराहे जाने वाले स्मारकों में से एक, ताजमहल की दुनिया में। बिल्कुल। हमारे पास जो दस्तावेज और लेख हैं वो इसकी कहानी, इसके बनने की वजह और इसकी जो बेमिसाल वास्तुकला है हम्म। उस पर रोशनी डालते हैं। जी। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए ये गहराई से समझना कि भाई इस भव्य इमारत के पीछे की असल कहानी क्या है। हाँ। वो कौन सी भावनाएं थी जिन्होंने इसे जन्म दिया और वो कौन सी वास्तुशिल्प की बारीकियां हैं जो इसे आज भी इतना इतना विस्मयकारी बनाती हैं। सही बात है। तो चलिए इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ हाँ। सबसे पहले जरा इसकी जगह और पहचान को स्थापित कर लें। हाँ जैसा कि हम सब जानते ही हैं, ये शानदार इमारत भारत के आगरा शहर में है। हाँ, यमुना किनारे। हाँ, यमुना नदी के दाहिने किनारे पर। दुनिया भर में इसकी शोहरत है और इसे अक्सर शाश्वत प्रेम की निशानी के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, इसके बनने की एक बहुत ही ठोस और कह सकते हैं एक व्यक्तिगत वजह थी। जैसा कि जानकारी बताती है, इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल उनकी याद में बनवाया था। बिल्कुल। और ये समझना अहम है कि ये महज एक बादशाह का अपनी रानी के लिए बनवाया गया मकबरा नहीं था। ये उस गहरे निजी लगाव का एक एक सार्वजनिक, एक भव्य इजहार था। हाँ, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे संगमरमर में तराशा गया और जो वक्त के साथ मोहब्बत की एक सार्वभौमिक दास्तान बन गई। सही। ये इमारत जितनी मुमताज महल के लिए है, उतनी ही शाहजहां के अपने प्रेम और शायद अपने दुख की अभिव्यक्ति भी है। हाँ, और यहीं से ये कहानी और भी मानवीय और दिलचस्प हो जाती है। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि शाहजहां, जिनका शहजादे के तौर पर नाम खुर्रम था, हाँ, खुर्रम, और मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, वो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जी। ऐसा कहा जाता है और दस्तावेज भी इशारा करते हैं कि मुमताज उनकी सबसे खास, सबसे पसंदीदा बेगम थी। हाँ, ये बात आती है सामने। वो सिर्फ महल की चारदीवारी में ही नहीं, बल्कि शाही दौरों पर, यहाँ तक कि सैन्य अभियानों में भी लगभग हमेशा शाहजहां के साथ रहती थी। हाँ, ये उस जमाने के हिसाब से काफी असाधारण बात थी। बिल्कुल। ये उस जमाने के रिवाजों को देखते हुए उनके रिश्ते की वो जो असाधारण गहराई थी, करीबी थी, उसको दिखाता है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि देखिए, मुगल बादशाहों की तो कई बेगमें होती थीं और हरम की अपनी एक अलग राजनीति, अपनी जटिलताएं होती थीं। सही। ऐसे में मुमताज महल का लगातार बादशाह के साथ रहना, उनका विश्वास पात्र होना और सार्वजनिक जीवन में भी उनकी मौजूदगी दिखना, ये सब उनके असाधारण रिश्ते और शाहजहां के जीवन में उनके केंद्रीय स्थान की तरफ ही इशारा करता है। वो सिर्फ पत्नी ही नहीं, बल्कि एक साथी, एक सलाहकार जैसी भी रही होंगी, ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, एक एक दुखद मोड़ आया। जानकारी के मुताबिक साल 1631 में बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल का इंतकाल हो गया। 14वां बच्चा, सोचिए। हाँ, और ये शाहजहां के लिए एक भयानक सदमा था। कहते हैं कि वो इस गम में बिल्कुल डूब गए, कई दिनों तक शोक में रहे। हाँ, जाहिर है। और यही कहानी असल में दिलचस्प मोड़ लेती है। इस व्यक्तिगत त्रासदी से उभरने के बाद शाहजहां ने फैसला किया, उन्होंने तय किया कि वो अपनी प्रिय पत्नी की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। बिल्कुल, एक ऐसा स्मारक जो न सिर्फ उनकी मोहब्बत का प्रतीक हो, बल्कि जो बेजोड़ हो, अद्वितीय हो। हाँ, जो हमेशा कायम रहे। ये सिर्फ एक इमारत बनाने का इरादा नहीं था, ये तो अपने गम और मोहब्बत को एक अमर, एक कलात्मक रूप देने की एक जबरदस्त महत्वाकांक्षा थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शाहजहां की ये महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी थी। उन्होंने महज एक यादगार इमारत नहीं चाही, नहीं, बल्कि कुछ अभूतपूर्व, कुछ ऐसा जो पहले न हुआ हो, वैसा बनाने का संकल्प लिया। सही। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, मकबरे का निर्माण कार्य 1632 में ही, यानी मुमताज महल की मृत्यु के महज 1 साल के भीतर ही शुरू कर दिया गया था। 1 साल के अंदर? हाँ, ये इस बात का सबूत है कि बादशाह इस परियोजना को लेकर कितने गंभीर थे और इसे कितनी तेजी से हकीकत में बदलना चाहते थे। ये उनकी वो जो तात्कालिकता थी और समर्पण था, उसको दिखाता है।
और जिस पैमाने पर यह काम हुआ वो तो आज भी हैरान कर देता है। बिल्कुल। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुख्य मकबरे और उसके आसपास के पूरे परिसर को मुकम्मल होने में लगभग 22 साल का लंबा वक्त लगा। 22 साल? 22 साल। आप कल्पना कीजिए, 2 दशक से ज्यादा का समय। और इस दौरान करीब 20,000 कारीगर, मजदूर और कलाकार दिन रात इस काम में जुटे रहे। 20,000? हाँ। इनमें संगतराश थे, नक्काशी करने वाले, सुलेखक, चित्रकार और बेशक कुशल वास्तुकार, सब शामिल थे। ये आज के दौर के किसी मेगा प्रोजेक्ट से कम नहीं था उस जमाने के हिसाब से। निश्चित तौर पर ये उस वक्त के हिसाब से एक असाधारण और बेहद जटिल काम था। इसमें सिर्फ बड़ी तादाद में लोग ही नहीं लगे, बल्कि बेहतरीन हुनरमंदों की जरूरत थी। हाँ। जानकारी हमें बताती है कि ये कारीगर और कलाकार मुगल साम्राज्य के कोने कोने से और शायद मध्य एशिया और फारस जैसे दूर दराज के इलाकों से भी बुलवाए गए होंगे। अच्छा। ये सिर्फ ईंट और पत्थर का काम नहीं था, ये कला और शिल्प कौशल का एक विशाल संगम था। और ये भी महत्वपूर्ण है कि स्रोत हमें मुख्य वास्तुकार का नाम बताते हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी। हाँ, ये नाम आता है। अक्सर ऐसे बड़े ऐतिहासिक स्मारकों के पीछे के असल दिमाग गुमनाम रह जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक प्रमुख शख्सियत का जिक्र मिलता है जो इस भव्य डिजाइन के पीछे रहे होंगे। और फिर बात आती है उस चीज की जिसने ताजमहल को उसकी खास पहचान दी है, वो है इसका मटेरियल। हाँ, वो संगमरमर। जानकारी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पूरा का पूरा सफेद संगमरमर से बनाया गया है। मकराना का? हाँ, मकराना। राजस्थान से लाए गए इस संगमरमर की खासियत है कि ये रोशनी के साथ अपना रंग बदलता सा लगता है। सुबह की गुलाबी आभा, दिन की तेज सफेदी और चांदनी रात में तो इसकी चमक जादुई होती है। बिल्कुल। ये चुनाव ही अपने आप में इस इमारत को एक दैवीय सुंदरता देता है। हाँ, और ये सिर्फ संगमरमर का इस्तेमाल भर नहीं है। जिस नफासत और बारीकी से इसे तराशा गया है और जिस तरह इसे सजाया गया है, वो इसे और भी खास बना देता है। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि दीवारों पर बेशकीमती और अर्ध बेशकीमती पत्थरों से बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। हाँ। वो पच्चीकारी का काम। हाँ, बिल्कुल। उस तकनीक को पियत्रा ड्यूरा या पच्चीकारी कहा जाता है। इसमें होता यह है कि संगमरमर में खांचे खोदकर उनमें लैपिस लाजुली, जेड, फिरोजा, कॉर्नीलियन जैसे रंगीन पत्थरों को बड़ी सटीकता से जड़ा जाता है। साफ झलकता है। आपने शैलियों के संगम की बात की, और स्रोत भी यही कहते हैं कि ताजमहल की वास्तुकला में फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का एक अनूठा और बड़ा सामंजस्यपूर्ण मिश्रण देखने को मिलता है। हाँ, ये बहुत खास है। ये संगम हमें कहाँ नजर आता है? क्या आप इसके कुछ ठोस उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। ये मिश्रण बहुत स्पष्ट है। मिसाल के तौर पर जो विशाल प्याजनुमा गुंबद है। हाँ, वो बड़ा वाला गुंबद। हाँ, वो मुख्य रूप से फारसी और मध्य एशियाई वास्तुकला से प्रेरित है, जिसे तिमुरिद शैली भी कहते हैं। अच्छा। फिर मकबरे के सामने जो 4 हिस्सों में बटा हुआ बाग है, जिसे चारबाग कहते हैं। हाँ, चारबाग। वो भी फारसी उद्यान परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो स्वर्ग की कल्पना पर आधारित होता है। इमारत के मेहराब, जाली का काम और मीनारें, ये सब इस्लामी वास्तुकला की पहचान है। सही। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे छतरियां हैं, छोटी गुंबदार संरचनाएं, कमल के फूल जैसे डिजाइन हैं और कुछ सजावटी तत्व हैं जो साफ तौर पर भारतीय, खासकर राजपूत वास्तुकला के प्रभाव को दर्शाते हैं। अच्छा, तो ये सब मिला जुला है। हाँ, लेकिन ये कोई खिचड़ी नहीं है। इन सभी तत्वों को बड़ी महारत से मिलाकर एक नई, संतुलित और भव्य शैली बनाई गई है, जो पूरी तरह से मुगल है। चलिए, अब कुछ और मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देते हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है। हाँ। एक तो है मुख्य गुंबद की ऊंचाई। हाँ, वो बहुत ऊंचा है। बताया गया है कि ये जमीन से लगभग 73 मीटर यानी करीब 240 फीट ऊंचा है। हाँ, ये वाकई बहुत प्रभावशाली ऊंचाई है जो दूर से नजर आती है। और फिर है चारों कोनों पर खड़ी वो ऊंची पतली मीनारें। हाँ, वो बल्बनुमा गुंबद और 4 मीनारें, यही तो ताजमहल का सबसे जाना पहचाना सिलुएट बनाती हैं। बिल्कुल। ये मीनारें सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है या सिर्फ इमारत को संतुलन ही नहीं देती, बल्कि इनका एक बहुत ही सोचा समझा एक कार्यात्मक पहलू भी है, जैसा कि हमें जानकारी से पता चलता है। हाँ, बिल्कुल। और ये जानकारी का एक बहुत ही दिलचस्प टुकड़ा है। इसमें बताया गया है कि ये चारों मीनारें एकदम सीधी खड़ी नहीं है। अच्छा। बल्कि वे हल्का सा बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ये झुकाव इतना महीन है कि पहली नजर में शायद ध्यान भी न जाए। और इसका कारण वाकई उस दौर के वास्तुकारों की दूरदर्शिता को दिखाता है। इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये झुकाव एक जानबूझकर किया गया डिजाइन फैसला है। मतलब ये जानबूझकर किया गया? हाँ,
ये एक तरह की इंजीनियरिंग तरकीब है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर कभी जलजिला मतलब भूकंप आए या किसी और वजह से मीनारे गिरने की नौबत आए, हाँ। तो वो बाहर की तरफ गिरें, ना कि अंदर मुख्य मकबरे की तरफ, ताकि मकबरा सुरक्षित रहे। बिल्कुल इस तरह मुमताज महल की कब्र वाला जो केंद्रीय कक्ष है वो हमेशा महफूज रहेगा। ये उस जमाने के हिसाब से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सुरक्षा योजना का एक बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है। ये दिखाता है कि सुंदरता के साथ साथ स्थायित्व का भी कितना ध्यान रखा गया था। ये तो सच में कमाल की बात है, सुरक्षा और संरक्षण का इतना विचार। अच्छा, अब जरा इमारत के अंदर की बात करते हैं। जानकारी बताती है कि अंदर मुख्य कक्ष में मुमताज महल और शाहजहां की समाधियां मौजूद हैं। हाँ, वो जो केंद्रीय अष्टकोणीय मतलब 8 कोणों वाला कक्ष है, उसमें संगमरमर की जाली के खूबसूरत घेरे के अंदर मुमताज महल और उनके बगल में शाहजहां की कब्रों की अनुकृतियां हैं। अच्छा, वो असली कब्रें नहीं हैं? नहीं, उन्हें सेनेटॉफ या प्रतीकात्मक समाधियां कहते हैं। इन्हें भी पियत्रा ड्यूरा तकनीक से बड़ी बारीकी से सजाया गया है। जैसा कि कई मुगल मकबरों में परंपरा थी, असल कब्रें संभवतः ठीक इनके नीचे तहखाने में मौजूद हैं। लेकिन दर्शकों को यही ऊपरी समाधियां दिखाई देती हैं। हमारे स्रोत इन्हें समाधियां कहते हैं, तो हम उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। ये कक्ष अपने आप में कला का एक नमूना है, जहाँ रोशनी छनकर आती है और दीवारों पर की गई वो महीन नक्काशी चमक उठती है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने गहरी प्रेम कहानी देखी, उसके दुखद अंत को समझा, फिर उस विशाल निर्माण प्रक्रिया पर नजर डाली जिसमें 20,000 लोगों ने 22 साल लगाए, और फिर उस लाजवाब वास्तुकला को देखा जिसमें दुनिया भर की शैलियों का संगम है और इंजीनियरिंग की समझ भी है। ये सब मिलकर क्या तस्वीर पेश करते हैं? मेरे लिए तो ये दिखाता है कि कैसे एक बादशाह का व्यक्तिगत प्रेम और उनका अथाह दुख एक ऐसी रचना में तब्दील हो गया जिसे बनाने में इंसानी कौशल, कलात्मकता और उस वक्त के संसाधनों की मतलब पराकाष्ठा लगी। ये जुनून का नतीजा लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये स्मारक वाकई एक गहरी निजी कहानी और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भव्य वास्तुकला के उपलब्धि का एक असाधारण मिश्रण है। हाँ। ये सिर्फ शाहजहां के अपनी पत्नी के प्रति अमर प्रेम का प्रतीक भर नहीं है, बल्कि ये उस दौर की मुगल सल्तनत की शान और शौकत, उसकी सांस्कृतिक समृद्धि, उसकी तकनीकी महारत और उसकी असीम महत्वाकांक्षा का भी प्रतीक है। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि मानवीय भावनाएं, चाहे वो मोहब्बत हो, गम हो या याद, जब कला और वास्तुकला का माध्यम पाती हैं तो कितनी शक्तिशाली और स्थायी अभिव्यक्ति हासिल कर सकती हैं। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये भावनाओं का पत्थर में ढला हुआ एक महाकाव्य है। वाह, बहुत खूब कहा। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर संक्षेप में देख लेते हैं। जी। हमने शुरुआत की शाहजहां और मुमताज महल की मोहब्बत की कहानी से, जिसके दुखद अंत ने ताजमहल के निर्माण की प्रेरणा दी। हाँ। फिर हमने जाना कि इस बेमिसाल इमारत को खड़ा करने में लगभग 22 साल का वक्त और 20,000 कारीगरों और मजदूरों की मेहनत लगी, जिसमें उस्ताद अहमद लाहौरी जैसे वास्तुकारों का अहम योगदान था। हमने इसके अनूठी वास्तुशिल्प विशेषताओं पर गौर किया, जैसे पूरी तरह सफेद मकराना संगमरमर का इस्तेमाल। हाँ, वो संगमरमर। लगभग 73 मीटर ऊंचा मुख्य गुंबद, चारों कोनों पर सुरक्षा की दृष्टि से बाहर की ओर झुकी हुई मीनारें। जी, वो झुकाव। और फारसी, इस्लामी व भारतीय स्थापत्य शैलियों का खूबसूरत संगम, जिसमें पियत्रा ड्यूरा की वो महीन कारीगरी शामिल है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि अंदरूनी कक्ष में मुमताज महल और शाहजहां की वो कलात्मक समाधियां मौजूद हैं। इस सारी जानकारी पर गौर करने के बाद ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक इंसान का गहरा व्यक्तिगत नुकसान और उसका प्रेम समय के साथ रूपांतरित होकर दुनिया के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले, सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले और सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित स्मारकों में से एक बन सकता है। सही बात। ये इमारत सिर्फ पत्थर और संगमरमर